Hello friends, my name is Ruchika Sharma. Welcome to my channel Study with Ruchika Sharma. Today we will start class +1 5th chapter Process and Basis of Accounting. सबसे पहले हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रोसेस के बारे में एंड लास्ट में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing and communicating financial information to user for correct decision making. अकाउंटिंग एक आर्ट होती है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उससे समरी तैयार की जाती है जिससे बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है. फिर इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इसके यूज़र तक पहुंचाया जाता है. यूज़र्स मीन्स इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर हो गए, उन तक पहुंचाया जाता है ताकि वो बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकें. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट स्टेप इज identifications of transactions. Second step is preparation of vouchers. Third step is recording in books of original entries. Fourth is posting to ledger. Fifth is preparation of trial balance and financial statement. अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं. Identifications of transactions. Accounting deals with business transactions which are monetary in nature. अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मनी की फॉर्म में होती है. इन अदर वर्ड्स द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग. दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजैक्शंस में सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मनी की फॉर्म में होती है. जिनको हम मनी की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे. For recording business transaction is unnecessary that these transactions are evidenced by an appropriate document such as cash memo, purchase invoice, etc. किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय ये जरूरी होता है कि उन सभी ट्रांजैक्शंस का एविडेंस भी हो, जैसे कैश मेमो हो, परचेज इनवॉइस हो, सेल्स इनवॉइस हो. इस तरह के एविडेंस भी होने चाहिए हर ट्रांजैक्शंस की. नेक्स्ट इज प्रिपरेशंस ऑफ वाउचर्स. On the basis of source document, entries are first of all recorded on vouchers and then on the basis of voucher recording is made in journals. अकाउंटिंग में सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड सबसे पहले वाउचर में किया जाता है. जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स होते हैं, उनके आधार पर हम क्या करते हैं, वाउचर्स में इन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और वाउचर के बेसिस पर ही जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है. Vouchers are printed separately by all the firms in their own names. सभी फर्म अपने नाम से वाउचर को प्रिंट करवाती हैं और सभी फर्म्स का परफॉर्मा भी अलग अलग होता है. A separate voucher is prepared for each transaction and it specify the account of to be debited or credited. सभी ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग वाउचर बनाए जाते हैं जो अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने में भी हेल्प करते हैं. थर्ड इज recording in books of original entry. The books in which transactions are recorded for the first time from a voucher or a source document are called books of original entries. वाउचर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद वाउचर के बेसिस पर ही हम जिन बुक्स में इन्हें आगे रिकॉर्ड करते हैं उन्हीं बुक्स को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं. जर्नल इज वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. जर्नल भी उन्हीं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में से एक बुक है जिसमें हम डे टू डे की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल. जब हमारे बिजनेस का साइज छोटा होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, तो हम सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में ही रिकॉर्ड कर देते हैं. बट व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज and the number of transactions is very large, journal is subdivided into a number of books called sub journals or special journal. पर जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा होता रहता है तो हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ती रहती हैं. तब हम जर्नल को आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं कुछ और बुक्स में जिसको हम सब जर्नल भी कहते हैं या उसको स्पेशल जर्नल्स भी कहते हैं या सब्सिडरी बुक भी उन्हें कहा जाता है. फोर्थ स्टेप इज पोस्टिंग टू लेजर. द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस is to transfer all entries recorded in journal or subsidiary book to respective accounts in journal. सभी एंट्रीज को जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में ट्रांसफ़र करने के बाद उन सभी एंट्रीज को फिर किस में पोस्ट किया जाता है, लेजर में पोस्ट किया जाता है. अ लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स. लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है अकाउंट्स की. इन
ledger, separate accounts are opened in the name of each person, whether customer or supplier. Likewise, separate accounts for assets and liabilities, purchase and sales, etc. लेजर में सभी के लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, चाहे वो पर्सन कस्टमर हो या सप्लायर हो, उनके लिए अलग अलग से अकाउंट बनाए जाएंगे। इसी तरह से एसेट के लिए अलग अकाउंट होगा, लाइबिलिटीज़ के लिए अलग अकाउंट होगा, परचेज अलग अकाउंट में शो की जाएंगी और सेल्स अलग अकाउंट में शो की जाएगी। Preparation of trial balance and financial statement. A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of ledger account to check the arithmetical accuracy of posting and balancing of ledger account. ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की हेल्प से बनाई जाती है। ट्रायल बैलेंस लेजर में ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग और बैलेंसिंग की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने में हेल्प करता है। If a trial balance does not tally, it indicates some errors in the posting or balancing of account have occurred and steps are taken to locate and rectify such errors. अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड आपस में टैली नहीं होती है तो ये माना जाता है कि लेजर में पोस्टिंग करते हुए या अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते समय उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। तो उन एरर्स को पहले तो ढूंढा जाता है, फिर उनको रेक्टिफाई किया जाता है, मतलब उन एरर्स को ठीक किया जाता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हर एंटरप्राइज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो ये पता लगाना चाहती है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दीज आर टू बेसिस ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो बेसिस हैं जिसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। कौन कौन से बेसिस हैं? एक तो कैश बेसिस, दूसरा एक्रूअल बेसिस। Cash basis of accounting. Under this basis, income are not recorded unless they are received in cash. Similarly, expenses are recorded only when they are paid in cash. In simple words, transactions are recorded when cash is received or paid. कैश बेसिस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कैश में या तो रिसीव होती है मनी या फिर कैश पे किया जाता है। इसमें क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एडवांटेजेस क्या हैं? दिस बेसिस इज़ वेरी सिंपल। ये बहुत ही सिंपल होती है क्योंकि सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस को ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। ये पर्सनल जजमेंट को और एस्टिमेट्स को यूज़ नहीं करते इसमें। इट इज़ सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ऑन कैश बेसिस। ये उन एंटरप्राइजेज के लिए सुटेबल होती है जिसमें ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बेसिस पर ही होती हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर को जो भी पेमेंट रिसीव होती है वो कैश में ही रिसीव होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस। इट डज नॉट गिव अ ट्रू और फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैश बेसिस में एंटरप्राइज के प्रॉफिट एंड लॉस एंड एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू और फेयर पोजीशन का पता नहीं चलता है क्योंकि कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को इग्नोर किया जाता है। मीन्स इनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ये वो खर्चे होते हैं जो हमने कर तो दिए हैं लेकिन अभी उनकी पेमेंट हमने नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल रेंट है, मान लो हमने कोई शॉप है वो रेंट पे ले रखी है तो हमने उसको यूज़ तो कर लिया है, 1 मंथ हमने उसको यूज़ कर लिया है लेकिन अभी हमने उसको पे नहीं किया, उसका रेंट पे नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इसको हम लाइबिलिटी मानते हैं। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं पेड इन एडवांस। अगर हम पेमेंट एडवांस में कर देते हैं तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। एडवांस में कर दी है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, इसीलिए हम इसको एसेट मानते हैं। नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो ड्यू तो है, मीन्स कमा तो हमने ली है पर अभी वो रिसीव नहीं हुई है, तो वो क्या हो जाएगी? एक्रूड इनकम हो जाएगी। इसको भी हम एसेट ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव कर ली है वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है, इसको लाइबिलिटी माना जाता है। ठीक है। इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग के मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना मैचिंग प्रिंसिपल, तो उसी प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है। कंपनीज एक्ट 1956 डज नॉट रिकोगनाइज इट। कंपनी एक्ट 1956 इसे रिकोगनाइज नहीं करता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस
basis incomes are received when they are earned or accrued whether cash is received or not। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि इनकम्स को उसी टाइम पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब उसको हमने अर्न कर लिया है, चाहे हमें कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हमें उसको रिकॉर्ड कर लेना है। मतलब क्रेडिट पे भी अगर हमने सेल किया है कुछ तो उसकी भी हमें रिकॉर्डिंग करनी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10,000 की गुड्स को कैश में सेल किया तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली 5,000 की जो हमने गुड्स को सेल किया वो क्रेडिट पर कर दिया तो इसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में 15,000 शो करना पड़ेगा। लेकिन कैश बेसिस क्या कहता है कि सिर्फ हमें 10,000 को ही रिकॉर्ड करना है, 5,000 को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। एडवांटेजेस क्या है? इट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। एक्रूअल बेसिस किसी भी एंटरप्राइज के ट्रू और फेयर व्यू को रिप्रेजेंट करती है। इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 1956। एक्रूअल बेसिस कंपनी एक्ट 1956 को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरह सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, एक्रूड इनकम, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है तो इनकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बारे में अभी डिस्कस किया था तो अब हम उसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश बेसिस में क्या होता है? दिस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजेक्शंस। कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और एक्रूअल बेसिस में दिस बेसिस मेक अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। एक्रूअल बेसिस में कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। कैश बेसिस में सिर्फ उन्हीं इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि कैश में रिसीव होती हैं। और एक्रूअल बेसिस में एज पर दिस बेसिस ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड फॉर देम और नॉट। लेकिन एक्रूअल बेसिस में उन सभी इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है चाहे वो कैश में रिसीव हुई हो या वो क्रेडिट में सेल की है, उसकी मनी अभी तक हमें नहीं मिली है, उनको भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड इज रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। एज पर दिस बेसिस ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन पेड इन कैश। कैश बेसिस में सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि कैश में पे किए जाते हैं। ठीक है। एक्रूअल बेसिस में एज पर दिस बेसिस ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज पेड फॉर देम और नॉट। एक्रूअल बेसिस में उन सभी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है चाहे उनकी पेमेंट की गई हो या अभी नहीं की है, लेकिन एक्सपेंस तो हो गया है वो, तो इसलिए उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। फोर्थ इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअल इनकम्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैश बेसिस डज नॉट टेक इट कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअल इनकम्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैश बेसिस में इन सभी को कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि एक्रूअल बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअल इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सभी को कंसीडर किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज लीगल पोजीशन। दिस बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। कैश बेसिस को कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, जबकि एक्रूअल बेसिस को कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। सिक्स्थ इज असर्टेनमेंट correct profit and loss. This basis does not ascertain correct profit and loss because it does not make a complete record of all cash and credit transactions. कैश बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का सही पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। जबकि एक्रूअल बेसिस में हम प्रॉफिट एंड लॉस का सही तरीके से पता लगा सकते हैं क्योंकि इसमें सभी को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे कैश में ट्रांजैक्शन की गई हैं चाहे क्रेडिट में ट्रांजैक्शन की गई हैं, तो इससे हमें एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। लास्ट इज सुटेबिलिटी। दिस बेसिस इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। कैश बेसिस प्रोफेशनल लोगों के लिए सुटेबल होती है, जैसे डॉक्टर्स के लिए क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैश में होती है, इसी तरह से लॉयर्स के लिए। एक्रूअल बेसिस
दिस बेसिस इज अडॉप्टेड बाय बिजनेस एंटरप्राइज विद प्रॉफिट मोटिव। एक्रूअल बेसिस को कौन अडॉप्ट करता है? बिजनेस एंटरप्राइज रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो कैश और क्रेडिट बेसिस दोनों पर होती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।